everybody. I hope all of you are doing good. I'm Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन और चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बट जो चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन मैं क्विकली आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी, साथ में रीजन भी दूंगी जहां पर रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपको कहीं पर कोई डाउट फिर भी रह जाता है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब सोया। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना जो हमारे वर्ल्ड में मतलब थ्रू आउट आवर ग्लोब ये बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है। इसका सिंबल होता है सी और इसका एटॉमिक नंबर है 6। सो ये है एटॉमिक नंबर और ये है इसका मास नंबर, राइट। अब ये बड़े सारे कंपाउंड्स बनाता है, कभी हाइड्रोजन के साथ मिलकर, कभी ऑक्सीजन के साथ मिलकर। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे आप इस चैप्टर को और भी इलैबोरेट पाओगे। तो अब इसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, ईथेन, ये एसिटिक एसिड, जितने भी हमारे अल्कोहल्स हैं ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। वहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और मेटेलिक कार्बाइड्स पढ़ते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ रहे हो, तो इन सब की जो स्टडी होती है ना दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिफरेंस समझ आ गया। तो आप दोनों में ही कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हो, लेकिन एक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ते हो और एक में उसके ऑक्साइड, सल्फाइड्स पढ़ते हो। अब जितने भी और इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें शुगर, स्टार्च, फ्यूल और सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं। देखा जाए ना तो ये फ्री और कंबाइंड दोनों ही स्टेट्स में मिलता है। फ्री स्टेट्स में जैसे नेचुरली इट दे अकर इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। सो बोथ ऑफ देम दे आर द forms of carbon, the different forms of the carbon or the allotropes of carbon, and they are also found as coal, which is the amorphous impure form. कंबाइंड स्टेट में देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, विच मेक 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। तो ये एक गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। और एज हाइड्रोकार्बन्स ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में है। और सॉलिड स्टेट में ये वुड, प्लांट्स और मिनरल्स की फॉर्म में होता है। वुड में सेलुलोज, प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन एक मिनरल है उसमें भी कार्बन है, ये कार्बोनेट की फॉर्म में है। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी बोला ना कि डायमंड एंड ग्रेफाइट दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेसिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। एक फिजिकल फॉर्म से ज्यादा में वो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। ले उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, बिकॉज दे आर द एलिमेंट्स ऑफ, दे आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। द कॉजेज ऑफ एलोट्रॉपी इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटॉमिक अरेंजमेंट। अब जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, जो डायमंड में ना ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ना ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। वहीं पर अगर आप ग्रेफाइट में देखोगे तो ये ऐसे ना एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर बने होते हैं, तो ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर रिमेन्स द सेम, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि ये सिमिलर एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के बने हुए फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस को माइक्रो क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। रेगुलर और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फिलरेन्स। इसके बाद अगर आप अमॉर्फस लो तो अमॉर्फस में ना ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉन क्रिस्टल होते हैं और ये इरेगुलर होते हैं। एग्जाम्पल वुड चारकोल, शुगर चारकोल, बोन चारकोल एंड लैम्प ब्लैक कोल और सूट, लाइक कोल और कोक। तीनों ही जो मेन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनकी बात करें तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और ये इतना हार्ड होता है कि इसे हम एज अ कटिंग टूल और ज्वेलरी और ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं।
साथ ही साथ ग्रेफाइट की बात करें तो ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है और काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स इन हेक्सागन्स, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड दीज लेयर स्लाइड्स ओवर ईच अदर, तो इसीलिए इसे हम एक अच्छा लुब्रिकेंट मानते हैं और इसे हम पेंसिल्स और इलेक्ट्रोड्स में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, आप इलेक्ट्रोड्स पढ़ोगे जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड्स आएंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह हम ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। फुलरीन की बात करें तो ये एक हॉलो केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, जो 30 से 900 कार्बन एटम्स तक वेरी करता है। अब इसका एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल देखो, दैट इज बल्क मिस्टर, जिसमें कार्बन 60 होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 60 होते हैं। सो दिस इज सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल फुलरीन, राइट, ये सबसे स्टेबल फुलरीन माना जाता है। और इसकी जो स्फेरिकल शेप, मतलब होती गोल है, लेकिन इस शेप में ना बहुत ज़्यादा हेक्सागन और पेंटागन होते हैं, राइट। सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय लाइक बाय कंडेंसिंग वेपराइज्ड ग्रेफाइट, तो वेपराइज्ड ग्रेफाइट को कंडेंस करके ये बनाया जाता है। अब आते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के डायमंड पर। तो डायमंड हमें कहाँ मिलता है? डायमंड एक नेचुरली अकरिंग हार्ड रॉक है जो ब्राज़ील और अफ्रीका में मिलता है, एंड ये आर्टिफिशियली भी अब लैब्स में सिंथेसाइज होना शुरू हो गया है, जहाँ पर प्योर कार्बन को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं और उससे वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट नेचुरली अकरिंग है, प्लम्बिगो या फिर जिसे ब्लैक सॉलिड भी बुलाते हैं, और आर्टिफिशियली ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड से मिलता है। तो कौन कैसे बनता है, रफली प्रिपरेशन आपको दोनों की पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पे आते हैं तो डायमंड एक ऑक्टाहेड्रल 3D स्ट्रक्चर है। ऑक्टा मतलब 8। वहीं पर अगर आप क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो इट इज 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल यूनिट, जहां पर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से ऐसे कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रांगली जॉइंड होता है। सो बॉन्ड्स पॉइंट टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन, और ये रिजिड और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रेफाइट की बात करें तो द शेप ऑफ द क्रिस्टल इज 2D शीट लाइक फ्लैट लेयर्स होती हैं। क्रिस्टल लैटिस की बात करें सो दे आर बिल्ट टू फॉर्म अ 2D hexagonal unit. Each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same layer. एक कार्बन जो है वो और 3 कार्बन एटम से जॉइंट होता है। वो किससे होता है? डायमंड में 4 और कार्बन एटम्स होते हैं और इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होती हैं। डायमंड में क्या है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेयर्स जो हैं वो एक के ऊपर एक स्लाइड करती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो डायमंड के कलर की बात करते हैं तो डायमंड कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, और कई बार ना वो एक टिंट सा भी शो करता है क्योंकि उसके अंदर की इम्प्योरिटीज की वजह से। ग्रेफाइट की बात करें तो ये आपको ब्लैक ग्रे कलर का देखने को मिलेगा, ओपेक होगा, और इसमें ना वो मेटल्स वाली एक शाइन, एक लश्चर देखी जाएगी। हार्डनेस, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड इट इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, तभी तो पेंसिल की भी लेड होती है। तो जब हम उसे ऐसे मुंह लिखते हैं तो वो मार्क्स छोड़ती है और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड हो जाती है। रीजन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन और 5 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। द बॉन्ड इज 3 डायमेंशनल लेटिस, और यहाँ पर ग्रेफाइट के केस में लेयर्स जो है कार्बन की, एक कार्बन और 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पर वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस देखी जाएंगी। स्लाइड लेयर्स होंगी जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डायमंड काफ़ी डेंस है, कॉम्पैक्ट और रिजिड है, वहीं पर ग्रेफाइट की डेंसिटी कम देखी जाती है, ओपन स्ट्रक्चर है और एक मतलब ग्रेटर स्पेसिंग देखी जाती है लेयर्स के बीच में। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रेफाइट की बात करें, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
प्रेजेंट होते हैं इनमें, इसीलिए इट इज़ लाइक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्मल कंडक्शन की बात करें, यानी कि हीट की कंडक्शन की बात करें, तो ये बड़ा ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वहीं पर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेचर और फील की बात करें तो एक्सट्रीमली हार्ड और रिजिड है, वहीं पर ग्रेफाइट सॉफ्ट, स्लिपरी और ग्रीजी फील देता है। यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क है एंड दिस इज 2D हेक्सागोनल लेयर्स हैं, राइट। फाइनल यूजेस की बात करें तो ये क्योंकि हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो इसे एज अ कटिंग टूल ड्रिल्स में और इवन ड्रिलिंग में और इवन ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट को पेंसिल की लेड में, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रोड्स और क्रूसिबल्स में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डायमंड की, तो डायमंड ना केमिकली इनर्ट है, मतलब कि ये ना किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ये हवा में जलता है एट अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इट बर्न्स इन एयर एट 9 अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अगर डायमंड प्योर हो तो। अब यहाँ पर हम कौन-कौन से रिएजेंट्स मतलब रिएक्ट कर सकता है, सो रिएक्शन विद एसिड्स और एल्कलीज, सो दे डू नॉट रिएक्ट, राइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है डायमंड से, इसका स्ट्रक्चर ओपन है, तो इट डज नॉट बर्न इन द ऑर्डिनरी एयर, लेकिन इसको भी एक हाई टेम्परेचर देना पड़ता है अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस। सो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस और ऐश निकलती है, सो ये इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब अगर इसके बाकी रिएजेंट से देखें, सो इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इनके साथ रिएक्ट करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। यूजेस की बात करें तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, और क्यों है आपको वो भी पता है, राइट। तो इसे एज अ जेम भी यूज करते हैं, स्पार्कल होता है क्योंकि इसका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, कलरलेस होता है, कट और डायमंड में पॉलिश भी होता है। पेंसिल्स में ग्रेफाइट यूज होता है, थिन ग्रेफाइट रॉड्स में यूज होता है, लेयर बाय लेयर होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती है, जिससे जब आप पेंसिल से लिखते हो ना पेपर पे, तो पीछे मार्क्स रह जाते हैं। सो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स, और ये जो मिक्सचर है ना, मतलब इट इज फॉर्म्ड, द फॉर्म इज यूज्ड एज अ मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले। आगे बढ़ते हैं, लुब्रिकेंट, तो मशीन के पार्ट्स, बाइसिकल के पार्ट्स, हीटेड पार्ट्स, तो इन सब के बीच में ना एक लेयर बना दी जाती है। इससे क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन स्टिकी होती है, तो जब ये मशीन पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं ना, तो वो डैमेज नहीं होते, सो दे डू नॉट चार इजीली एट हाई टेम्परेचर, एंड द फॉर्म यूज्ड इज ग्रेफाइट इन ऑयल या फिर ग्रेफाइट इन पेट्रोलियम जेली। रिफ्रैक्टिव क्रूसिबल्स की बात करें तो ये हाई ग्रेड स्टील या उनका एलॉय होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई ग्रेड स्टील और एलॉयज। द रीजन बीइंग, एक तो बहुत हाई टेम्परेचर ये विथस्टैंड कर सकता है, मतलब अगर आपको आपको इसको हीट करना है तो आपको 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब जाके ये कुछ चीज़ों में टूटेगा। हाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले क्रूसिबल्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, तो ड्राई सेल देख लो आप, तो ड्राई सेल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है, तो उसके बीच में ना ये ग्रेफाइट रॉड होती है, बेसिकली कार्बन की रॉड होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में भी ये एज इलेक्ट्रोड यूज होता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकली इनर्ट है ये काफ़ी गैसेस के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ही ये रिएक्ट करता है। बाकी जो ड्राई सेल में इधर उधर जो पेस्ट हमने मैंगनीज, मैग्नीशियम जो भी डाला है, उन सब से ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके लिए ये रिएक्टिव है ही नहीं, तो उनके साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता। सो इट इज़ हार्डन्ड, इट इज़ यूज्ड एज अ हार्डन्ड ग्रेफाइट रॉड। अब बात करते हैं इसकी अमॉर्फस एलॉयज की, सॉरी एलोट्रॉप्स की, जो कि क्रिस्टल्स जैसे नहीं है बट थोड़े पाउडरी फॉर्म जैसे हैं, जैसे कि कोल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय स्लो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और द वेजिटेबल वेस्ट। प्रोसेस में हीट, प्रेशर और लिमिटेड एयर दिया जाता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और उसके बाद दे प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ कार्बन। कैसे वेराइटी ऑफ कार्बन, मतलब हर एक में कार्बन की परसेंटेज अलग होगी, जैसे कि पीट है 60% कार्बन, लिग्नाइट है 65% कार्बन, वहीं पर bituminous 85% and anthracite has 90% carbon. So anthracite is said to be the superior quality of coal.
राइट। और सबसे इंफीरियर क्वालिटी पीट को माना जाता है। बिटुमिनस कोल बर्न्स विद द स्मोकी फ्लेम और एंथ्रासाइट नॉन स्मोकी फ्लेम से बर्न करता है। कहाँ पर यूज करते हैं? एज अ चीप फॉसिल फ्यूल एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक कोक, कोल गैस एंड सिंथेटिक पेट्रोल। तो यूजेस याद रखने हैं। अब आता है नेक्स्ट फॉर्म इज द कोक। So it is made by heating bituminous coal at around 1300 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पहले कोल आया था ना, इसमें थर्ड वाला था बिटुमिनस। तो बिटुमिनस को ही ना हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो एस्केप हो जाती हैं और जो फिर नीचे रेजिड्यू बचता है दैट इज कोक। और जिस प्रोसेस से इसे बनाया जाता है उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बुलाया जाता है, राइट। तो ये याद रखना है कौन से प्रोसेस से कोक बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कोक होता कैसा है? ये ब्लैक पोरस एंड इट बर्न्स ऑलमोस्ट विद नो स्मोक। ये नॉन कंडक्टर है हीट का और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी माना जाता है। बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ते ही जा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो, तो बहुत सारे रिएक्शंस आप आगे ऐसे देखोगे ना जिनमें ऊपर सी लिखा होगा। सो बेसिकली द सी स्टैंड्स फॉर कार्बन और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन रिएक्शंस में, ठीक है। यूजेस क्या हैं? तो ये एक स्मोकलेस फ्यूल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में भी यूज होता है। तो आई थिंक ये वाटर चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। यस। नेक्स्ट इज लैम्प ब्लैक और सूट या फिर कार्बन ब्लैक। कैसे बनाएंगे? तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन रिच सब्सटेंसेस जैसे कि केरोसिन ऑयल, तो इनकी इनकम्प्लीट कंबशन से स्मोक पासेस थ्रू कूल चेम्बर्स, सूट नीचे सेटल डाउन हो जाती है और बाद में हम उसको ऐसे स्क्रैप कर करके कलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एक सॉफ्ट सा ब्लैक सा पाउडर होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है एंड इट बर्न्स विद लिटिल फ्लेम। नॉन कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यूजेस की बात करें सो इट इज यूज फॉर मेकिंग प्रिंटर इंक, शू पॉलिश, टाइपराइटर रिबन्स एंड ब्लैक पेन्स। इट इज यूज्ड एज अ फिलर इन रबर, लाइक रबर में जैसे जो टायर्स बनते हैं जिनसे, उनमें। wood charcoal, so it is obtained as a residue of destructive distillation of wood. It is the product formed are liquid, gas and solid. Liquid क्या होगा? Pyroligneous acid और wood tar, gas wood gas, solid is wood charcoal। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वुड चारकोल ना ऐसे ग्रेज ब्लैक कलर का होता है, पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसका बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसीलिए वुड चारकोल को हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी जगह पर एक एब्जॉर्बेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? सो एड्जॉर्प्शन इज अकोमोलेशन ऑफ लिक्विड्स और गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। बेसिकली जब हम फ्लूइड्स की अकोमोलेशन करते हैं एक सब्सटेंस के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर, उसे एड्जॉर्प्शन बुलाते हैं। तो वुड चारकोल शोज हाई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो इस प्रॉपर्टी का हम काफ़ी यूज करते हैं। एक्टिवेटेड वुड चारकोल, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द चारकोल एट 900 डिग्री सेल्सियस पासिंग द स्टीम। ठीक है, तो हम स्टीम को पास करेंगे और इसको 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, इससे इम्प्योरिटीज चली जाएंगी और जो एड्जॉर्प्शन है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये भी बहुत जगह पढ़ोगे, ठीक है। तो ध्यान से इनको सुनो, ये आपने पढ़े हुए हैं, बस अब आप इनको प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो। वहाँ हम सिर्फ रिएक्शन में लिखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अच्छा इसके बारे में तो वहाँ पढ़ा था, तो बस ये वही है। कहीं पर कोई भी डाउट रह जाएगा, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना या फिर लर्न हब्स वन में क्लास को बुक करना। Now, affinity of oxygen, so it is used as a reducing agent. A wood charcoal reduces heated metallic oxides to metals. जैसे कि ये एक metallic oxide है, जब हम इसमें कार्बन डालेंगे तो ये ना मेटल की प्रोडक्शन, मतलब मेटल की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन ऑफ जिंक में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन से ट्रीट करेंगे, वुड चारकोल से ट्रीट करेंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये जिंक से ऑक्सीजन को हटा के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और हमें जिंक मेटल मिल जाएगा। वैसे ही आयरन ऑक्साइड में भी अगर हम कार्बन का यूज़ करते हैं तो कार्बन
ऑक्सीजन को हटा के हमें आयरन एक मेटल दे देगा। वाटर गैस में भी इसका यूज़ करते हैं, कार्बन प्लस स्टीम, वेरी हाई स्टीम, इट फॉर्म्स वाटर गैस दैट इज CO प्लस H2। तो ये रिकॉल ही है, पिछले पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना उन्हीं का रिकॉल है ये। Now where are we using this wood charcoals? It is used as a household fuel. It burns without smoke. It is used as an adsorbent for the poisonous gases जैसे कि गैस मास्क, जैसे सीवर्स और डाइजेशन में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट जहाँ पर हम कलर्स को किसी चीज़ से हटाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्गेनिक कलरिंग मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं, नाउ द बोन चारकोल। सो इट इज़ मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन्स। बोन चारकोल बोन से बनता है। डीकलराइजिंग एजेंट यूज होता है शुगर इंडस्ट्रीज में। शुगर चारकोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ केन शुगर, और ये एक बहुत ही अमॉर्फस फॉर्म पाई गई है कार्बन की। तो बस रिकॉल करते जाओ। ओके तो आगे देखते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द कार्बन कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वैन हेरमंट में ने 1630 में इसको डिस्कवर किया था एज अ गैस कि जब चारकोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जोसेफ ब्लैक ने 1775 ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। लुविजियर ने 1783 में आइडेंटिफाई किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? कुछ तो फ्री स्टेट में मिलती है, जैसे एटमॉस्फेयर में 0.03% है बाय वॉल्यूम, एंड इट इज ऑल्सो एडेड टू द एयर व्हेन वी रिस्पायर। तो जब हम रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब कार्बन कंपाउंड जलते हैं जैसे वुड, पेट्रोलियम, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इवन जब ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो दे आर डिजॉल्व्ड इन नेचुरल वाटर्स विच इज लाइक इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। कंबाइंड स्टेट में ये कार्बोनेट्स जो CO3 की फॉर्म में होते हैं और बाय कार्बोनेट्स HCO3 की फॉर्म में होते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैग्नेसाइट, जैसे कि डोलोमाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, इन मिनरल्स का पूछे जा सकते हैं। प्रिपरेशन में क्या है कि हम कैसे बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम कार्बन लेंगे, उसको बर्न कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मीथेन से भी बना सकते हैं। मीथेन लेंगे, ऑक्सीजन गैस में उसको मतलब उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। इसको हम डाइल्यूट एसिड से भी बना सकते हैं, जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो ये वही रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। सो Na2CO3 व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, NaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चौक या मार्बल भी। तो बच्चों एक बात याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन विद अ डाइल्यूट एसिड। कई बार वो आपको चॉक या फिर मार्बल भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ चॉक एंड मार्बल। इट इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। इसके सिवा बाइकार्बोनेट में देखें तो वही सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उन्हें कुछ एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमें अपने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएंगे? तो लेबोरेटरी में बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेबोरेटरी में बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो रिएक्टेंट में हमारे पास मार्बल चिप्स दैट इज CaCO3 या फिर चॉक भी हो सकता है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं। अब प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या है, हमने मार्बल चिप्स को लिया, एक फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, इस फ्लास्क में अब हम ऊपर से डाइल्यूट HCl डालने लग जाएंगे और थिसल फनल होगी जिससे हम इसको ऐड कर रहे होंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, ऐसे थिसल फनल से ऐड करेंगे। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी एंड इफ प्यूरिफिकेशन इज नीडेड we pass it through K2HCO3 solution, that is potassium bicarbonate का solution which absorbs हाइड्रोक्लोराइड के वेपर्स को, और concentrated H2SO4 is removed as a moisture और हमें क्लीन कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी।
अब कलेक्शन मेथड क्या है? तो इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर। तो ये कभी भी पानी के नीचे, इट इज नेवर कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। तो इस केस में वी यूज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जैसे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को हम बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं, इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से करेंगे बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। Now, why are we not using dilute H2SO4 in this case? The reason being, they form insoluble CaSO4 solution जो कि which coats are marble। तो marble coat हो गया तो further reaction ही stop हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसी है कार्बन डाइऑक्साइड? स्मेल तो नहीं आ रही है, तो ओडरलेस है, कलरलेस है, स्लाइटली सावर इन टेस्ट है, नॉन पॉइजनस गैस है और रेस्पिरेशन को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इट इज 1.5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली हेवियर देन एयर एंड इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। आगे बढ़ते हैं, लिक्विफिकेशन की बात करें। सो इट लिक्विफाइज एट अराउंड 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और -70 डिग्री सेल्सियस में ये ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कभी कोई आपसे ड्राई आइस पूछे क्या होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर ड्राई आइस को पानी आइस का लेना देना नहीं है, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, right? So dry ice is formed by sudden expansion of liquefied carbon dioxide। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो ये कंबस्टिबिलिटी का क्या है? तो ये कंबस्टिबल गैस नहीं है, ये बर्न नहीं होती है, ना ही ये कंबशन को सपोर्ट करती है। एंड कैंडल इज प्लेस्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस। नेचर की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक है एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन की। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2SO4 इट गिव्स H2CO3। द प्रोडक्ट इज कार्बोनिक एसिड और द वीक एसिड, राइट? तो ये रिएक्शंस आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट बनता है और ये बनता है एंड दिस इज यूरिया। ये प्रोडक्ट क्या है? दिस इज यूरिया। सो ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। कार्बन और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस मानी जाती है। अब बात करते हैं इसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ। तो ये मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स बनेंगे। वैसे ही अगर आप कुछ और मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लो और उनके साथ भी आप रिएक्शन करके देखो, तो ये तो मैंने वो रिएक्शंस लिखे हैं जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है या जिन बुक्स में मैंने देखा तो मुझे ये रिएक्शंस मिले। आपको क्या करना है, आपकी बुक में जो भी रिएक्शंस हैं वो सारे लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। एंड रिमेंबर, आपको लिख के इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे चलें। लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ तो ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसमें लाइम वाटर को मिक्स करते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है एंड वाटर रिलीज होता है। सो लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, जिसकी वजह से इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उससे पास करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने की वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ये रिएक्शन सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द यूजेस। तो इसे ना हम सोडा मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर से पास करते हैं इनटू द वाटर, फिर इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन, ये एक ना फिज़ प्रोवाइड करती हैं। आपको पता ही है फिज़ क्या होती है। जब बॉटल ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बाहर की तरफ एस्केप होती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस। दूसरा, ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, तो हम इसे कूल
ठंडा कर देते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं और एज अ ड्राई आइस यूज़ होती है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इट फ्रीजेज फूड फास्टर एंड लास्ट्स लॉन्गर देन द ऑर्डिनरी आइस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेक्ड फूड और आइटम्स। तो केक्स और ब्रेड में तो याद है ना, डो बनाते हैं, फिर उनमें उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से उस डो में छेद बन जाते हैं। तो एग्जैक्टली तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट और स्टार्च होता है। तो जब हम डो बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से डो लाइट हो जाता है और पोरस हो जाता है, उसमें पोर्स बन जाते हैं। एक्सटिंग्विशर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में तो इनकम्बस्टिबल गैस है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है और एयर से हैवी होती है, तो वो जो चीज़ जल रही होती है ना, उसके ऊपर जाके ऐसे बैठ जाती है। ऑक्सीजन कट हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई और वो जहाँ पर भी आग लगी होती है वो बुझ जाता है। एप्लीकेशंस फायर एक्सटिंग्विशर्स में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस इसके देखे गए हैं। अब फोटोसिंथेसिस में तो हम सबको पता है यूज़ होता है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगी, तो ये जो एक रॉ मटेरियल है जिससे ग्लूकोज़ बनता है, वो ही नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ किया जाता है। कौन-कौन से हैं? एक तो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरा है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड NaHCO3 solution and bottle of concentrated H2SO4 is used. On mixing, carbon dioxide is liberated and it extinguishes fire. Liquid carbon dioxide fire extinguisher is filled with liquid carbon dioxide. जब ये रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई हो जाता है, स्नो लाइक ड्राई आइस मिलती है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल फायर्स। अब टेस्ट कैसे करेंगे? अब देखो इतने सारे रिएक्शन किए हैं, अब सच में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ हुई है या कुछ और हुआ है, कोई और गैस रिलीज़ हुई है? तो इसको टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट इज़ द मस्ट। तो ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको इन सबको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सेस से क्या होगा वो भी आपको पता है, राइट? सो लाइम वाटर इज़ एक्चुअली अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन कार्बन डाइऑक्साइड टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो इसके एप्लीकेशंस और ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि सबसे पहले मैग्नीशियम कंटिन्यूज टू बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म ऑन द जार की वॉल के ऊपर। रिएक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम, सो MgO प्लस कार्बन विल बी given out. This shows the carbon dioxide is reduced to carbon. आगे नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। एक पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन, दैट इज CO। तो डी लैसन ने 1767 में ही प्रिपेयर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड एंड वुड चारकोल। तो जिंक ऑक्साइड और वुड चारकोल से उन्होंने ये गैस प्रिपेयर की थी, राइट? दूसरा, Cruikshank in 1800 he established that carbon monoxide is a compound of just carbon and oxygen। और कुछ नहीं है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अकरेंस क्या है? नॉर्मली डज नॉट लाइक एयर में ये होती नहीं है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशंस। जब भी कहीं पर इनकम्प्लीट कम्बशन होती है कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स की, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। व्हेन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। पेट्रोल की कम्बशन जैसे ऑक्टेन्स जो व्हीकल्स में यूज होते हैं, उनके एग्जॉस्ट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड कोक इन द इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। आगे इन चारकोल ovens कोक बर्न्स इन। तो कोक कहाँ पर जलती है? कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो CO2 इज फॉर्म्ड, राइट, एंड हीट इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर द हॉट कोक, तो भी कार्बन तो फिर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो पहले कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कोक रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सो CO इज फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ अवन। आगे बढ़ते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO। मेथड क्या है? द एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्मिक एसिड। सो रिएक्शन क्या होगा? तो फॉर्मिक एसिड के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करेगा तो इस पूरे ही
फॉर्मिक एसिड में से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या होंगे? फॉर्मिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे, उसके ऊपर फॉर्मिक एसिड डालेंगे थ्रू द थिसल फनल। इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा, जिसमें पानी रिमूव हो जाएगा और फिर फ्रॉम द फॉर्मिक एसिड। तो जब पानी रिमूव हो गया तो हमारे पास सिर्फ CO बनेगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन इट इज पास्ड ओवर द कास्टिक पोटाश इज अ कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे इसकी प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगी। Collection, downward displacement of water because it is only slightly soluble, and carbon dioxide is highly poisonous, sorry carbon monoxide is highly poisonous, क्योंकि अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने लग जाएगा, बिकॉज इट हैज़ मोर अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस है ये, हेवियर देन एयर है ऑलमोस्ट। देन इसकी अगर डेंसिटी देखें तो इट इज़ 14 और एयर की 14.4 है, तो ऑलमोस्ट उतनी ही है, एज हेवी एज एयर ही है। सॉल्युबिलिटी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। लिक्विफेक्शन की बात करें तो कलरलेस लिक्विड अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर आप बड़ा ज़्यादा हाई प्रेशर दोगे, बहुत कम टेम्परेचर कर दोगे, तो आपको ना एक कलरलेस से लिक्विड देखने को मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -192 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये मतलब बॉयल होती है। पॉइजनस, येस इट इज़ वेरी पॉइजनस, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। ऑक्सीजन स्टार्वेशन होती है, इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है, सफोकेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। डेंजरस सिचुएशंस ये हैं कि अगर आप एक बंद कमरे में सो रहे हो और आपने वहाँ पर कोल फायर लगा दिया है, अब बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, तो अब जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर ही अंदर रह रही है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब चांसेस ये हैं कि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और वही आपके अंदर जाएगी, जिससे एक इंसान मर सकता है। और स्टेइंग इन अ गैराज विद द रनिंग कार इंजन, एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर स्मोकिंग एरियाज में, तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। प्रिकॉशंस की बात करें सो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ती है या कार्बोजन देना पड़ता है। व्हाट इज कार्बोजन? दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। सो फैक्ट्री वर्कर्स यूज Hopkett-Light mask, which is a mixture of MnO2, CuO, CO CO2O, दिस इज कोबाल्ट, ओके, CO2O3 और Ag2O। सो यहाँ पर क्या होता है, जो CO है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये एक न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल टू लिटमस टेस्ट। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो ये मीथेनॉल बनाएगी, विच इज़ मिथाइल एल्कोहल। अगर मेटल के साथ, जैसे निकल के साथ रिएक्ट करेगी तो ये निकल कार्बोनाइल बनाएगी, विच इज़ यूज्ड इन मेटल प्योरिफिकेशन। नाउ कमिंग ऑन टू स्टीम, तो स्टीम के साथ ये रिएक्ट करती है, लेकिन एक बहुत हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस, और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो CO2 प्लस H2 बनता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब अमोनिकल कॉपर 1 क्लोराइड की बात करें तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड, और इसको यूज किया जाता है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो ये काफ़ी रिएक्शंस में ना रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, जैसे ZnO प्लस CO, अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आयरन 3 ऑक्साइड की बात करें तो ये आयरन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सो इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन।
नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। तो जब लाइम वाटर से पास करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा नहीं है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद CaOH एंड देर इज लाइक डिफरेंस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, तो इट इज डिफरेंट, इसके लिए ये सेम नहीं होगा। टेस्ट टू इग्निशन प्लस द पासिंग ऑफ गैस थ्रू लाइम वाटर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बर्न करेंगे प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर जो मिल्कीनेस देगी। तो डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लाइम वाटर के ऊपर पास होगा। करेक्ट? तो समझ आ गया ना, इसका टेस्ट तो बड़ा ही सिंपल है। कमिंग ऑन टू, अब हो सकता है कि आपसे ना कार्बन मोनोऑक्साइड का ही टेस्ट पूछ लिया जाए, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है या नहीं, और क्या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पता है या नहीं। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट मान के चलो। Uses as a fuel, it burns with high heat output. Extraction of metals में reduces the metal oxides to metals, that is Fe2O3 को ये Fe में convert कर देता है। Preparation of chemicals में making methyl alcohol CH3OH बनाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इट इस चैप्टर में इफ़ यू सी इट इज़ मोर अबाउट रिमेंबरिंग द थिंग्स एंड हाउ यू कैन रिमेंबर द थिंग्स बाय मेकिंग नोट्स, बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स एंड बाय रिकॉलिंग द थिंग्स। जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, जस्ट पढ़ते रहो, रिकॉल करो, सब कुछ याद रह जाएगा। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मेनली बिकॉज इट burns in air, no, because it forms strong covalent bonds. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स मेनली विद व्हाट कंपाउंड्स, सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड? तो मीथेन, मीथेन इनऑर्गेनिक, सो इट इज CH4, राइट। एसिटिक एसिड इज एसिटिक एसिड, राइट, CH3COOH नहीं। Calcium carbonate is CaCO3, so yes, it is inorganic because it is methanol or methyl alcohol. तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ जहाँ पर ये तीन चीजें होती हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। कार्बन occurs in free state as, so diamond and graphite. Allotropes of an element differ in they differ only in their physical properties. atomic number नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं, एक ही एलिमेंट की फॉर्म्स हैं, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती हैं। डायमंड इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। The softness of graphite is due to those sliding layers or weak van der Waals forces between these layers. Wood charcoal is a good adsorbent. क्यों? क्योंकि it burns easily? No, because it has a large surface area. तो वो easily चीज़ों को ना absorb, काफ़ी सारे pores होते हैं तो easily उसको चीज़ों को absorb कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप CaOH होल टॉइस से पास करते हो, तो ये CaCO3 बना देता है, जो एक मिल्की मिल्की अपीयरेंस देता है, राइट। और जब आप इसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से पास करोगे, तो ये इसको फर्दर कन्वर्ट कर देगा, और अब ये इसकी जो मिल्कीनेस है ना, मिल्कीनेस विल डिसअपियर। चलें आगे। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, क्यों? इट इज हेवियर देन एयर? नो। इट इज स्लाइटली एसिडिक? नो, दीज आर नॉट एसिडिक। इट इज नॉन कंबस्टिबल एंड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, मिल्कीनेस disappears. Coming on to CO is prepared in the lab by heating formic acid with, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड। किसके साथ हीट करते हैं? तो याद करो, हमने सबसे नीचे उस फ्लास्क में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था। CO इज यूज्ड इन मेटलर्जी बिकॉज, क्या वो सपोर्ट करता है कंबशन बर्निंग को? नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनमें से मेटल ऑक्साइड से हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। सो दीज वर ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये आपके लिए कुछ
होमवर्क है, तो ध्यान से इसको करना, कहीं पर कोई भी डाउट होगा, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं क्लास को बुक कर लेना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज़ यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।